बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स के ऊपर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, बायो एंड एनर्जेटिक्स। बायो मींस लाइफ और एनर्जेटिक्स मींस एनर्जी। इस चैप्टर में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और वो एनर्जी कहाँ पर मौजूद होगी। वो एनर्जी किसी लिविंग सिस्टम के अंदर जो है वो मौजूद होगी। इतनी हम सब की जनरल नॉलेज है कि हम विदाउट एनर्जी ज़िंदा नहीं रह सकते। हमारी ज़िंदगी जो है, हमें रोज़मर्रा के कामों के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा जो सेल है, जो कि हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है। उस सेल के अंदर भी अगर आप मिसाल के तौर पर देखें तो ऑल टाइम हर वक्त क्या हो रहा है कि सब्सटेंसेस या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स उस सेल के अंदर जा रहे हैं या फिर उस सेल से बाहर आ रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को भी क्या चीज़ चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो विदाउट एनर्जी जो है वो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। और ये एनर्जी जो है वो हम किस तरह से हासिल करते हैं, ये एनर्जी हमें किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती है और ये एनर्जी किस तरह से हमें ग्रो करने में जो है वो हेल्प करती है और हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हमें हेल्प करती है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बायोएनर्जेटिक्स की बेसिक डेफिनेशन के साथ कि बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, हम किस तरीके से बायोएनर्जेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो बायोएनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता है, आप लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं कि एनर्जी जो है वो डिफरेंट उसकी फॉर्म्स होती हैं, राइट। आप लोगों ने डिफरेंट एनर्जीज पढ़ रखी होंगी। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है। तो डिफरेंट एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है और एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर किस तरह से तब्दील हो जाती है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है या फिर आप कह लो कि कन्वर्ट हो जाती है, इसकी स्टडी को आप क्या कहते हो, बायो एनर्जेटिक्स कहते हो। जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए जो है वो एनर्जी की ज़रूरत है। हम एनर्जी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल करता है या फिर कैसे हासिल करता है। तो इसका सबसे सिंपल आंसर यही है और ये हम जानते हैं कि हमें जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। फूड के मेटाबॉलिज्म से, मेटाबॉलिज्म आप लोग अब इस टर्म से फेमिलियर हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं हम उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो फूड के मेटाबॉलिज्म से क्या होता है कि हमारे पास हमें एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट जो हमारी बॉडी के अंदर काम हो रहे हैं वहाँ पर यूज़ होती है। तो फूड के अंदर अगर आप यहाँ पर इसको देखें, ये जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है इसको आप देखें तो फूड जो है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। ये आपने याद रखना है कि जो फूड के बॉन्ड्स हैं वहाँ पर उन बॉन्ड्स के अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वहाँ पर मौजूद है। PE मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पर फूड के अंदर जो है वो मौजूद होती है, जो फूड हम खाते हैं। जब हम ये फूड खा लेते हैं, ये फूड हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये फूड वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के अंदर, वहाँ पर इस फूड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये वापस क्या होगा कि या तो ये काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है, राइट, या फिर ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये दोबारा से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको आप ATP कहते हो। अभी हम आगे जाके देखेंगे भी कि ATP को हम डिटेल में देखेंगे। ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये ATP के बॉन्ड्स होते हैं, उस बॉन्ड्स के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी और जब ज़रूरत पड़ेगी आपकी बॉडी को दोबारा, तो ये दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फिर काइनेटिक एनर्जी के अंदर तब्दील हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं कि हमने फूड लिया, फॉर एग्जांपल ये फूड, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी के पास अब जो है क्या है, इसके पास दो रास्ते हैं। या तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होगा कि ये हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी आपकी बॉडी में, ठीक है, हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी, या फिर क्या होगा कि आपके पास ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, दिस वन। और ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मौजूद होगी, ATP के बॉन्ड्स के अंदर। और ज़रूरत पड़ने पर ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दोबारा से क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक एनर्जी की फॉर्म जो है वो दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो रही है। और यही हमने बायोएनर्जेटिक्स को जब हमने डिफ़ाइन किया था तो हमने कहा था कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है और डिफरेंट एनर्जीज़ के आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये हम स्टडी करते हैं बायोएनर्जेटिक्स में।
अब अभी हमने देखा कि हमें फूड से एनर्जी मिल रही है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड से एनर्जी मिल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कहाँ से अपनी एनर्जी जो है वो ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ब्लू बॉक्स दिया गया है, अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर वो आपको बताता है कि जो प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आते, इतने स्मॉल होते हैं। प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और यहाँ पर वो एलजी की बात कर रहा है, ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। ये अपना फूड खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपना फूड किस तरह से बनाते हैं, ये अपना फूड बनाते हैं। एक रिएक्शन है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा है, अभी आगे भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करता है, और ये रिएक्शन जो है वो आपने ये बात जो है आपने जहन में रखनी है, कीप दिस इन माइंड कि ये रिएक्शन विदाउट लाइट, विदाउट सनलाइट जो है ये रिएक्शन नहीं होगा। तो सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करेगी और यहाँ पर फूड बनेगा या फिर ग्लूकोज बनेगा। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये अपना फूड इस तरह से हासिल करते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट हमारे पास जो एनिमल्स हैं और जो फंजाई हैं वो क्या करते हैं, वो अपना फूड कहाँ से हासिल करते हैं, वो अपना फूड खुद जो है वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, बल्कि वो अपना फूड जो है वो तैयार शुदा फॉर्म के अंदर, प्रिपेयर्ड फॉर्म के अंदर उसको गेट करते हैं, उसको हासिल करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और फंजाई अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। इसके अंदर हमारे पास एनिमल्स, फंजाई के अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स जो हैं हमारे पास, ये फूड खुद नहीं बनाएंगे, बल्कि ये तैयार शुदा फूड जो है उसको सिर्फ हासिल करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप लोग फिगर 7.1 देखें अपनी बुक में, तो अभी हमने जो भी सारी बात की कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप इस डायग्राम को यहाँ से स्टार्ट करें टॉप से, तो वो आपको बताता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस बॉक्स में आपको बताता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रिडक्शन होगी मीन्स उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होती है, इसको भी अभी हम आगे देखते हैं। अभी आप रिडक्शन का मतलब बस ये यहाँ पे याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगी, हमारे पास हाइड्रोजन की एडिशन होगी और वो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर फूड जो है वो बन जाएगा, राइट। दिस वन आपके पास ये क्या है, CHO, यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है जनरल फार्मूला के साथ कि आपके पास क्या बन जाएगा, फूड बन जाएगा। अब जब ये फूड जो है ये क्या करेगा, इस फूड की जब हम ईट करेंगे, इसको हमारी बॉडी के अंदर ये फूड एंटर हो जाएगा, तो इस फूड की क्या होगी, आपके पास ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, इस फूड की आपके पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और यहाँ से एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे और एनर्जी के साथ साथ यहाँ पर आपकी बॉडी में हीट भी जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और फिर उसके अलावा क्या होगा कि एनर्जी जितनी हमारी बॉडी ने यूटिलाइज़ करनी थी वो हो जाएगी, और उसके अलावा क्या होगा कि ये एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ATP स्टोर भी होगी। ये रिएक्शन भी अभी हम आगे डिटेल में देखते हैं। अभी हमने पीछे भी बात की थी कि कुछ एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगी, और कुछ एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी में ATP के बॉन्ड्स के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट वो यहाँ पर आपको बताता है कि एनर्जी की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, और एनर्जी जो है यहाँ पर वो आपको फ्लो चार्ट के अंदर ये भी दिखा रहा है कि ये एनर्जी जो है ये आपको किस किस पर्पज़ के लिए चाहिए। एनर्जी आपकी बॉडी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। वो ट्रांसपोर्ट जो कि विदाउट एनर्जी नहीं होती, उसको आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एनर्जी चाहिए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए चाहिए। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, केमिकल सिंथेसिस के लिए आपको एनर्जी चाहिए। और उसके अलावा जो है वो क्या होता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट भी आपकी बॉडी से कंटिन्यूसली जो है वो निकल रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है, राइट। तो ये थी आपके पास एनर्जी की डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। आइए वापस अगर हम इसको देखें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, अब हमने ये देखना है। अभी जब जितनी भी हमने बात की उसके अंदर हमने देखा कि हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी काम हो रहा है, वहाँ पर हमें जो है वो एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी जो है ये हमें ग्रोथ करने में, रिप्रोडक्शन करने में,
और उसके अलावा हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। विदाउट एनर्जी ये काम जो है वो नहीं हो सकते, विदाउट एनर्जी जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये एनर्जी जो है ये हम कहाँ से हासिल करते हैं, ये एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं। अभी हमने फूड का तो देख लिया कि हमें फूड से मिलती है, लेकिन बेसिकली ये हमारी फूड क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, और उसके रिजल्ट में जो है वो हमें एनर्जी बनती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं उसके लिए आप टर्म रिडॉक्स रिएक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस वन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए आप एक टर्म रिडॉक्स रिएक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। वैसे तो ये केमिस्ट्री की टर्म्स हैं, आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ रखी होंगी, लेकिन हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। कि किसी भी एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका लॉस होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके अंदर आप लोगों ने केमिस्ट्री में वेल नोन एग्जांपल पढ़ी होगी सोडियम की, कि सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, और सोडियम की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन कहते हो। और नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें भी वेल नोन एग्जांपल जो कि आप केमिस्ट्री में बार बार पढ़ते हैं कि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के हासिल करने को आप क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की आपने यहाँ पर डेफिनेशन देखी, इसको मैंने एक एग्जाम्पल के साथ भी आपको डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने इसको जहन में रखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं। अभी हमने पीछे बात की कि इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जिनको आप कहते हो, वहाँ उन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आसान लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास बेसिकली एनर्जी का सोर्स होते हैं। तो हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी सोर्स ऑफ एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से एनर्जी का सोर्स होता है। आइए हम इसको इस डायग्राम से देखते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं दी गई, इसको मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर इस तरह से आपके पास 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो ये आपको रेड के अंदर, रेड डॉट के अंदर नज़र आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है, बिकॉज ऑक्सीजन दोनों जो है इनके पास सेम पावर होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टेबल एसोसिएशन होगी, मींस कि यहाँ पर ऑक्सीजन, कुछ देर इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास रहेगा, कुछ देर एक ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक आपके पास एटम के पास रहेगा, जिसको आप शेयरिंग का नाम देते हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। और यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड है वो किस तरह की, एसोसिएशन जो है वो किस तरह की है, वो स्टेबल है। और यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, दे आर नॉट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर इस केस में जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इतना अच्छा सोर्स नहीं है एनर्जी का। जबकि अगर आप ये नीचे वाली डायग्राम देखें, दिस वन, यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि ये एक ऑक्सीजन का एटम जो है, ये दूसरा एटम जो है ये कोई भी कार्बन हो सकता है या फिर हाइड्रोजन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, जैसा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन जो है इसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी है, ज़्यादा सलाहियत के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे। तो यहाँ पर इन 2 एटम्स के दरमियान में क्या होगा कि जो एसोसिएशन होगी वो अनस्टेबल होगी। इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पर ज़्यादा रहेंगे और एक साइड पर एक एटम के पास ज़्यादा रहेंगे ज़्यादा देर के लिए, और दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स अपनी तरफ पुल नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में जो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अनस्टेबल एसोसिएशन है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोशिश करेंगे कि वो ऑक्सीजन के पास रहें। तो इस वजह से अब जब यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स वापस ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस केस में यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी, राइट। अनस्टेबल एसोसिएशन है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। तो दिस इज़ हाउ दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन बी द सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी तक आपने देखा कि हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफ़ाइन किस तरह से किया, कि ऑक्सीडेशन को हमने कहा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि रिडक्शन को हमने कहा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों, कीप दिस इन माइंड कि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को 3 डिफरेंट वेज़ के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन के ज़रिए भी हम जो है वो इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको हाइड्रोजन के साथ डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है,
सबसे पहले आप अपने जहन में हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर लेके आएँ। हाइड्रोजन आप लोग जैसा केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास और एक ही उसके पास जो है वो प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन को आप किस तरह, एक तरीका और भी है ऑक्सीडेशन को डिफ़ाइन करने का, वो क्या है कि ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया उसने, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी वहाँ से शेल से रिमूव कर दिया, ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन कह लें आप या फिर आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें, एक ही बात है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन को डिफ़ाइन करने के डिफरेंट वेज़ हैं। इसी तरह अगर आप रिडक्शन देखें, रिडक्शन अगर आप पीछे अगर हमने जो डेफिनेशन इसकी की थी उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या कहता था, रिडक्शन कहता था। अगर आप खुद देखें, अभी हमने जिस तरह हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखा कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन कह लो आप या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, एक ही बात है। तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हाइड्रोजन की टर्म्स में भी डिफ़ाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में भी डिफ़ाइन कर सकते हो और हाइड्रोजन की टर्म्स में भी आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम है, आपकी फिगर 7.2 दी गई है बुक में। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ऊपर अगर आप इसको टॉप पर देखें, अगर हम ए से स्टार्ट करें, आपके पास ए आपको नज़र आ रहा है इस तरह से। ये एक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कंपाउंड है, इसके पास आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। जब ये कंपाउंड ए है फॉर एग्जांपल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है, तो आप क्या कहोगे कि ये ए क्या हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, जिस तरह कि अभी हमने पीछे देखा, हमने डिफ़ाइन किया। इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड बी था, इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, ठीक है। ए ने जो ए कंपाउंड था इसने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए और ये जो बी था इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। ए की आपके पास क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, और बी जो है उसके पास उसकी क्या हो गई है, आपके पास रिडक्शन हो गई है। तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था आपका, आपने इसको बुक से अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। नेक्स्ट हमने जो कि इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने एक एब्रीवेशन कह लें, एक टर्म हमने देखी थी ATP। अब हम देखते हैं कि ATP क्या चीज़ है, राइट। ATP जो है वो आपके पास सेल की एनर्जी करेंसी है, ठीक है। जिस तरह अगर हम मनी की बात करें, हम पैसे की बात करते हैं, हमारी जो है वो पैसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, इसी तरह जो है वो सेल जो है वो क्या करता है, एनर्जी को यूज़ करता है एज अ करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। ATP क्या है, आपके पास सेल की एनर्जी करेंसी है। तो अब हम ATP को देख लेते हैं कि ATP क्या है। ATP की जो अगर हम एब्रीवेशन को देखें तो क्या है, ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। ATP क्या है, ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। A फॉर एडिनोसिन, T फॉर ट्राई और P फॉर फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आपने इसकी डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखें कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये 3 जो थिंग्स हैं, 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अभी 3 चीज़ें कौन सी अभी हम आगे देखते हैं। और उसके अलावा जो ATP है वो क्या है, आपकी सेल का मेजर एनर्जी करेंसी है। ATP हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस जो है वो वहाँ पर परफॉर्म कर रही होती है, कौन कौन से फंक्शंस के अंदर बेसिकली आपको एनर्जी जो है वो चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इसके पॉइंट्स बना दिए हैं। आइए हम इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, कि आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स मींस बड़े मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल DNA है, RNA है, प्रोटीन्स हैं, इन सब की सिंथेसिस में, इन सब के बनने में आपको ATP जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यहाँ पर इनको बनने में एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ ATP आपका सेल जो है वो उसको इस्तेमाल करेगा। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, मूवमेंट्स के लिए आपको एनर्जी चाहिए। हमारी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होता है, अभी बस आप इतना याद रखें कि हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेज एक जगह से हमारी ब्रेन से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, आप उसको नर्व इम्पल्स कह लें, ठीक है। नर्व इम्पल्स क्या चीज़ है, हमारी ब्रेन से जो मैसेज हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जा रहा है वो आप उसको समझ लें कि वो नर्व इम्पल्स है, ठीक है। उसकी ट्रांसमिशन के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए।
उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट जो कि एनर्जी के बगैर नहीं होती, वहाँ पर चाहिए हमें एनर्जी, एटीपी चाहिए। एक्सोसाइटोसिस मींस किसी चीज़ ने सेल से बाहर आना है, एंडोसाइटोसिस मींस सेल के अंदर किसी चीज़ ने जाना है। ये सारी वो टर्म्स हैं जो कि हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर देख चुके हैं, इसलिए मैं इनकी डिटेल में नहीं चाहूँगी। बस आपने ये याद रखना है कि एटीपी कहाँ कहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर, मूवमेंट के अंदर, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे एटीपी अपना रोल परफॉर्म कर रही है। लेकिन आपकी बुक में यही दिया गया है तो इसको हम यहीं पर जो है वो स्टॉप करेंगे। आपने इसके ये डिफरेंट फंक्शंस जो है, डिफरेंट रोल जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हम लोग एटीपी के स्ट्रक्चर के ऊपर। यस, एटीपी का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। हमने जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया हम एटीपी की बात कर रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है आप उसको एटीपी कहते हो, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो एटीपी किस तरह की होती है, एटीपी का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है बेसिकली। तो एटीपी का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर 3 चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। 3 सब यूनिट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 एडिनिन, नंबर 2 राइबोस, एंड नंबर 3 जो है वो आपके पास क्या है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एडिनिन जो है वो क्या चीज़ है, ये आपके पास डबल रिंग बेस है, ठीक है। आप समझ लें एक डबल रिंग कंपाउंड है, इसके अंदर 2 रिंग्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। राइबोस क्या चीज़ है, ये आपके पास शुगर है, और इस शुगर के अंदर कितने कार्बन होते हैं, ये आपके पास 5 कार्बन शुगर है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास क्या चीज़ मौजूद होती है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है। तभी देखें आप इसके नाम पे गौर करें, ट्राई फॉस्फेट, ट्राई का मतलब 3, फॉस्फेट मींस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है एटीपी का, कितने सब यूनिट्स यहाँ पे मौजूद हैं, सब यूनिट्स का मतलब है कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कितनी चीज़ें हैं जो एटीपी बना रही हैं। 3 सब यूनिट्स हैं। एडिनिन जो कि आपके पास डबल रिंग बेस है, डबल रिंग एक कंपाउंड है। राइबोस क्या चीज़ है, आपके पास 5 कार्बन शुगर है, मतलब एक शुगर है जिसको आप क्या कहते हो, उसके अंदर कितने कार्बन्स मौजूद हैं, उसके अंदर आपके पास 5 कार्बन्स मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो 3rd हमारे पास है वो क्या चीज़ मौजूद है, वो आपके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो एक लीनियर चेन के अंदर, एक स्ट्रेट चेन उन्होंने बनाई हुई है, वहाँ पर वो मौजूद हैं, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। वो होमवर्क आपका क्या है कि आपने फिगर 7.3 के अंदर इस स्ट्रक्चर को, जो कि मैंने आपको ओरली बताया है, आपने इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है 2 to 3 टाइम्स, और आपने इस स्ट्रक्चर पर गौर करना है कि आज ये स्ट्रक्चर जो हमने ये 3 सब यूनिट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, ये 3 के 3 सब यूनिट्स आपको यहाँ पर फिगर 7.3 के अंदर मिल रहे हैं। होप सो यहाँ पर ये बहुत अच्छी डायग्राम है, फिगर 7.3 आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। फिगर 7.3 की प्रैक्टिस करने के बाद एक छोटी सी एक्टिविटी बस इसी के साथ यही है कि इस के नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको AMP नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, ADP नज़र आ रहा होगा, और ATP नज़र आ रहा होगा, ठीक है। AMP की क्या एब्रीवेशन है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ADP की क्या एब्रीवेशन है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ATP क्या है आपके पास, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो प्यारे बच्चों इस डायग्राम को गौर से आप लोगों ने देखना है। मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि आपका होमवर्क है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको थोड़ा एलेबरेट कर रही हूँ कि AMP के अगर आप लोग देखेंगे, मोनो का मतलब होता है एक, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आप जो है देखें एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर एरो उसने कहाँ पे लगाया हुआ है, जहाँ पर सिर्फ एक फॉस्फेट मौजूद है, ठीक है। जब ये एरो उसने थोड़ा सा बड़ा करके 2 फॉस्फेट्स को लिया तो वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया, और जब ये एरो 3rd फॉस्फेट ग्रुप तक गया तो उसने उसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का नाम दे दिया। तो ये आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ATP आपके पास, ATP अगर 3 फॉस्फेट हैं तो उसको आप ATP कहोगे, 2 फॉस्फेट हैं तो आप उसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहोगे, और अगर एक ही फॉस्फेट है तो आप उसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहोगे। जबकि AMP, ADP और ATP के अंदर राइबोस और एडेनिन जो है वो मौजूद होगी। तो फिगर 7.3 आपका होमवर्क है, आपने इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, और इस स्ट्रक्चर को है जो है वो आपने खुद से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि AMP क्या चीज़ है, ADP क्या चीज़ है, और ATP क्या चीज़ है। यहाँ पर आपके पास
जो है वो एक ब्लू बॉक्स भी दिया गया है, हम इसको देख लेते हैं कि एटीपी जो है वो किसने डिस्कवर की है। एटीपी आपके पास 1929 के अंदर कार्ल लोमैन, एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने जो है वो इसको डिस्कवर किया। और ये जो है कार्ल लोमैन, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रपोज़ किया, ये आइडिया दिया कि जो एटीपी है ये क्या है, आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल है, मेन एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल है बॉडी के अंदर, ठीक है। और आपके पास जो है इसको हम लोग देख रहे हैं ये वाला ब्लू आपका जो है बॉक्स, इसको हम देख रहे हैं कि एटीपी डिस्कवर किसने की, 1929 के अंदर कार्ल लोमैन ने डिस्कवर किया इसको। और ये एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल है, ये किसने बताया आपको, ये हमारे पास नोबेल प्राइज़ विनर एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रिट्ज़ लिपमैन, 1941 के अंदर इन्होंने ये बताया, ठीक है। दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, आपने इसको मिक्स नहीं करना। 1929 में कार्ल लोमैन बता रहे हैं कि उन्होंने एटीपी को डिस्कवर किया, और एटीपी जो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल है, मतलब एनर्जी हमें इससे मिलती है, ये आपको किसने बताया, फ्रिट्ज़ लिपमैन ने 1941 के अंदर। और ये जो एटीपी है इसका हमारी बॉडी के अंदर मेन रोल है, ये हमारी सेल की एनर्जी, मेन एनर्जी जो है वो करेंसी है। और ये सारा जो है आपका एटीपी के टॉपिक के अंदर दिया गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है फिगर 7.3 देखने के बाद आप लोगों ने आ जाना है कि ब्रेकिंग ऑफ एटीपी जो है वो किस तरह से होती है, ठीक है। एटीपी जो है हमने बात की कि सेल की एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी किस तरीके से है, हमें किस तरह से जो है वो एटीपी से एनर्जी मिलती है। तो एटीपी की जो है वो ब्रेकिंग होती है, एटीपी जो है वो मॉलिक्यूल टूटता है, उसके टूटने से जो है वो हमें एनर्जी मिलती है। और एटीपी के टूटने से हमें क्यों एनर्जी मिलती है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि एटीपी के अंदर जो है वो 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो मौजूद हैं, और ये तीनों के तीनों फॉस्फेट ग्रुप जो हैं ये किस तरह से कनेक्टेड है आपस में, इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, राइट। आप लोग इस स्ट्रक्चर के अंदर देख भी सकते हैं, जो कि मैंने आपको फिगर 7.3 दिया है कि ये तीनों फॉस्फेट ग्रुप जो है ये कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए, ये जो आपको इन फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान में टिल्ट नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो आपको जो साइन नज़र आ रहा है ये एक्चुअली क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। और ये कोवलेंट बॉन्ड आपके पास क्या होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो आपके पास क्या होती है, इनके टूटने से आपके पास फॉस्फेट ग्रुप एक निकल जाएगा जिसको आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं, और आपके पास जो है वो एनर्जी रिलीज़ होगी। अगर यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम को देखें, दिस वन, वो कहता है कि एटीपी की ब्रेकडाउन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की मौजूदगी में एटीपी टूटता है, एक उसके अंदर से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा इस तरह से, और पीछे क्या रह जाएगा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, एक एटीपी के मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट अलहदा होने से 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पर जो आपके पास रिलीज़ होगी, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और किस तरह से ये रिलीज़ हुई आपने देख लिया कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल उसकी वाटर की मौजूदगी में ब्रेकडाउन होती है, वो टूटता है, एक फॉस्फेट जो है वो वहाँ से निकल जाएगा जिसको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। ये जो पीआई आपको दिखाया गया है, और पीछे क्या रह जाएगा, आपके पास एडीपी रह जाएगा, राइट। इसके अलावा ये जो आपके पास एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसके अंदर भी अभी 2 फॉस्फेट जो है वो मौजूद हैं। ये फॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी क्या होगा, इसकी वाटर की मौजूदगी में इसकी भी ब्रेकडाउन हो सकती है, ठीक है। अब जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो यहाँ से क्या होगा आपके पास कि आपके पास एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा, पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप सिर्फ रह जाएगा आपके पास, बाकी आपके पास एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो निकल जाएगा। और यहाँ पर भी जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी, आपके पास कितनी, 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी आपके पास रिलीज़ होगी। और यही एनर्जी जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट हमारा जो आज का पॉइंट है वो रह गया है कि हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की रिसाइकलिंग होती है। मतलब क्या है इस बात का, रिसाइकलिंग का मतलब ये साइकिल चलता रहता है। एडीपी जो है वो आपके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करती है और आपके पास क्या चीज़ बनती है, एटीपी बनती है। और एटीपी जो है वो दोबारा से क्या होती है कि आपके पास एडीपी के अंदर और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर उसकी क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। तो एटीपी की रिसाइकलिंग आपकी बॉडी के अंदर चलती रहती है। ये एटीपी की रिसाइकलिंग जो है ये स्टॉप नहीं होती। अगर ये स्टॉप हो जाएगी तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है बॉडी के अंदर। तो ये एनर्जी की
रिसाइकलिंग जो है वो चलती रहती है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। आपने इस टॉपिक को थॉरली रीड करना है। आपको जो डायग्राम होमवर्क में दी गई है आपने उसको स्ट्रक्चर को गौर से देखना है। AMP, ADP, ATP क्या होता है, उसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जो हमने डिफरेंट वेज के साथ डिस्क्राइब किया आपको उसको आना चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि आगे इस चैप्टर में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को टर्म्स को यूज़ करेंगे तो ताकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है और आपने फिगर 7.3 की ATP के स्ट्रक्चर की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू क्लास। इसके अलावा मैंने आपको जो होमवर्क दिया था लास्ट टाइम फिगर 6.7 चैप्टर नंबर 6 की, तो उसका करेक्ट आंसर आपके पास सबस्ट्रेट 3 है। सबस्ट्रेट 3 जो है वो इस एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर आके सिट करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी एंजाइम की और सबस्ट्रेट की जो है वो शेप जो है वो स्पेसिफिक है। ओके, थैंक यू।